Hi guys, welcome to Gravity Circle Biology channel. Dear students, in today's lecture we are going to discuss about the gonads working as endocrine glands. ठीक है, जनरली हम लोग टेस्टिस एंड ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के तौर पे पढ़ते हैं और हम लोग इसका डिस्कशन जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में प्रॉपरली करते हैं। पर अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि यही टेस्टिस एंड ओवरी किस प्रकार से हार्मोन सिंथेसाइज करवाते हैं, कौन से हार्मोन सिंथेसाइज करवाते हैं और उन हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के जो मेजर ग्लैंड्स हमारे पेल्विक एरिया में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, उस ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, टेस्टिस बेसिकली इज प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा अब्डोमिनल एरिया। ठीक है, ये अब्डोमेन के अंदर नहीं होता, एक्स्ट्रा अब्डोमिनल एरिया। ठीक है, और ये होता क्या है, दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स। ठीक है, इन मेल्स it is going to work as a primary sex organ, but testes also are responsible for production of hormones. ठीक है, इसीलिए हम इसको endocrine gland भी बोलेंगे। तो it also possesses endocrine functioning। ठीक है, और टेस्टिस से कुछ एक और भी प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं जिनको हम एंडोक्राइन कैटेगरी में नहीं रखते, एक्सोक्राइन सिक्रेशंस में रखते हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे इट इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन, इट ऑल्सो हैव एंडोक्राइन फंक्शनिंग। ठीक है, इट ऑल्सो पजेस एक्सोक्राइन सिक्रेशंस, इट ऑल्सो गिव्स, एक्चुअली इट ऑल्सो गिव्स एक्सोक्राइन सिक्रेशंस। इसीलिए टेस्टिस को भी हम लोग मिक्स्ड बोलते हैं। ठीक है, हेट्रोक्राइन नेचर का ये भी होता है पैनक्रियास की तरह, है ना। तो इट ऑल्सो गिव्स some exocrine secretions and hence इन सब चीजों के बाद में हमें ये बात समझ आ गई कि टेस्टिस जो है वो गोनाड्स तो है ही, साथ ही साथ में टेस्टिस विल बिहेव एज अगेन मिक्स्ड ग्लैंड, और वी ऑल कैन से दैट इट इज गोइंग टू बी heterocrine in nature, heterocrine in nature। ठीक है, that means it is giving the exocrine secretion as well as endocrine secretion। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। अब देखते हैं टेस्टिस के अंदर बेसिकली कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि एंडोक्राइन बिहेव करने वाले हैं। तो जैसे कि 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा न्यू हो, 12th वाले बच्चे या जो ड्रॉपर्स ये लेक्चर देख रहे होंगे वो सब जानते हैं कि लीडिक सेल्स नाम के सेल्स होते हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स नाम के जो सेल्स होते हैं वो मेल हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स। ठीक है, तो इनकी लोकेशन थोड़ी सी हम लोग ठीक से देख पाए क्योंकि 11th के लिए भी इमेजिनेबल होना चाहिए। वी आर गोइंग टू टेक वन डायग्राम जहां पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सेक्शनल व्यू को लेके कहां से आए हैं सामने वो चीज देख पाएंगे। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम लोगों को दिख रहा है जिसमें हम सब देख सकते हैं कि ये स्क्रोटल सैक है और इस स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस लोकेटेड है। ठीक है, जब भी हम लोग बच्चों टेस्टिस का सेक्शनल व्यू देखते हैं तो हमारे सामने ये वाला स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, टेस्टिस के सेक्शनल व्यू में हमें पता चलता है कि टेस्टिस में बहुत सारे लोब्स हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 फोल्डेड, हाईली फोल्डेड, बहुत ज्यादा फोल्डेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब मैंने सिर्फ इतना पोर्शन अगर आगे ले जाके और इसका सेक्शनल व्यू देख लिया, कितना, इतना पोर्शन आगे ले जाकर इसका सेक्शनल व्यू देख लिया तो मेरे सामने आएगा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, जहां पर मैं ये देख सकती हूं कि मान लो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, फिर दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मान लो इधर कहीं होती और तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मान लो इधर कहीं होती, तो हम ये देख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच की जो स्पेसेस होती हैं, मतलब कि ये वाली जो स्पेस जो हमें बीच में दिख रही है, ठीक है, इस बीच की स्पेस में कुछ एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन सेल्स का नाम होता है लीडिक सेल्स। ठीक है, और इन्हीं सेल्स को, क्योंकि ये बीच की स्पेस में होते हैं, बीच की स्पेस का मतलब होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है,
तो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट सेल्स जो हैं इनका हमने नाम दे दिया लीडिक सेल्स या तो फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। सॉरी, ओके। तो टेस्टिस का इतना पोर्शन हमें समझ में आया कि हमने सेल्स कहां से लेके आए, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिकली कि ये हार्मोन्स क्या सीक्रेट करते होंगे, ठीक है। सो लेट अस जस्ट सी टेस्टिस जो है, ठीक है, टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हार्मोनल सिक्रेशन होता होगा, ठीक है। तो हम आएंगे अब यहाँ पर पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस से लेकर, है ना। हाइपोथैलेमस जो था उसने बनाया एक हार्मोन, उसका नाम था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसने जाके काम किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जिसने बनाया एक हार्मोन जिसका नाम था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसने जाके काम किया लीडिक सेल्स के ऊपर, ठीक है। हम ये वाला पोर्शन देख रहे हैं और यही पोर्शन टेस्टिस में है। लीडिक सेल ने बनाया एज अ रिजल्ट हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरॉन, ये एक हार्मोन है। और अगर कोई पूछता है कि इस हार्मोन की कैटेगरी क्या है तो हम बोलेंगे एंड्रोजन्स, ठीक है। तो एंड्रोजन हार्मोन बनाया जिसका एग्जाम्पल कौन हो गया, टेस्टोस्टेरॉन। तो इस हिसाब से लीडिक सेल्स जो हैं वो काम करते हैं, किस के ऑर्डर पे काम करते हैं ये समझ आ गया, ठीक है। कि हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी ने ऑर्डर दिया टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट लीडिक सेल्स को, और उन्होंने फाइनली बनाया एंड्रोजन जिसको हम लोग मेल सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल होता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो अब ये टेस्टोस्टेरॉन क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा मेल्स के अंदर, हमको ये इंडिविजुअल फंक्शंस की डिटेल्स समझनी होती हैं। तो हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय द हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। सो लेट अस जस्ट सी नाउ फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। अच्छा, ये हार्मोन जो है इसके फंक्शंस हम लोग एड्रीनल ग्लैंड के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर भी दोबारा से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका मेन रोल है, ओके। मैक्सिमम सिक्रेशन तो टेस्टिस से ही आना है। तो देखो फंक्शंस में अगर जाएं तो फर्स्ट फंक्शन देखते हैं टेस्टोस्टेरॉन का। टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन होता है बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन इज अ स्टेरॉइडल हार्मोन हैविंग एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब होता है बिल्डिंग अप ऑफ समथिंग, ठीक है। तो ये क्या क्या बिल्डअप करता है बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एनाबॉलिक इफेक्ट है इसका और प्रोटीन के ऊपर एनाबॉलिक इफेक्ट है इसका, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इनसाइड द बॉडी ऑफ अ मेल। अब क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस को प्रमोट करेगा, ठीक है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेल के अंदर मसल्स के डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करने वाला है, और मेल के अंदर ये फैट सिंथेसिस को प्रमोट नहीं करेगा। इसीलिए कंपैरेटिवली जब भी बात करते हैं हम लोग तो मेल बॉडी इज कंपैरेटिवली थिन व्हेन कंपेयर्ड टू द फीमेल बॉडी, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी के अंदर होता है हार्मोन एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन जो होता है उसका इफेक्ट जो होता है वो लिपिड के ऊपर होता है एनाबॉलिक, ठीक है। तो इसीलिए देखें तो फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन में क्या फंक्शन आ जाएगा, एनाबॉलिक इफेक्ट, एनाबॉलिक इफेक्ट, ठीक है, ओवर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। दैट मीन्स प्रमोट्स इट्स सिंथेसिस नॉट इट्स ब्रेकडाउन, ठीक है। प्रमोट सिंथेसिस, तो ये हुआ एक बात। दूसरा देखते हैं, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मसल्स इन मेन, ठीक है, ऑफ मसल्स इन मेन, ये भी इसका फंक्शन है। अच्छा, अब टेस्टोस्टेरॉन का बेसिकली लेवल बढ़ता कब है, तो हम बोलेंगे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो तब मसल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जुवेनाइल एज में मसल्स का डेवलपमेंट इतना नहीं दिखेगा, लेकिन जो प्यूबर्टी एज है उसके बाद में मसल्स का डेवलपमेंट दिखेगा, उसके बाद में प्रोटीन एनाबॉलिक इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा फंक्शन देखते हैं हम लोग, वो ये है कि टेस्टोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि वोकल कॉर्ड्स का इलोंगेशन भी कराता है,
ठीक है, और वोकल कॉर्ड्स को थिक भी बनाता है। तो वोकल कॉर्ड अगर थिक और इलोंगेटेड होती हैं तो मेल के केस में थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोट्रूड करती हुई वोकल कॉर्ड्स नजर आती है, इसलिए एडम्स एप्पल नजर आता है यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि थायराइड कार्टिलेज होती है लैरिंक्स में, उस थायराइड कार्टिलेज के ऊपर दबाव पड़ता है अंदर से, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स लॉन्ग है और वोकल कॉर्ड्स थिक भी हैं, तो थायराइड कार्टिलेज थोड़ी सी बाहर आ जाती है, और ये बाहर आई हुई थायराइड कार्टिलेज को हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, तो यहां मैं लिख देती हूं elongation and thickening of vocal cords, ये एक और फंक्शन हुआ, elongation and thickening of vocal cords। ठीक है, और इसी के कारण से हम बोलेंगे एडम्स एप्पल इज सीन इन मेल। ठीक है, एडम्स एप्पल इज सीन इन मेल, इसी के कारण से। ठीक है, अच्छा, अब यही कारण से एक और बात बोल दो कि मेल के केस में वॉइस कैसी होती है, तो वॉइस हो जाती है थोड़ी सी लो पिच वॉइस, या हम बोलेंगे भारी आवाज। ठीक है, तो मेल वॉइस hence becomes loud, ठीक है, low pitch and heavy। ओके, heavy आवाज है, भारी आवाज। ओके, so this is the function of this is the result of, we can say, testosterone's function। ठीक है, next function देखते हैं। it actually is responsible for development of the male accessory duct system, मतलब कि एपिडिडाइमस, ठीक है, वास डिफरेंस, वासा इफ्रेंशिया, ये सारी की सारी, ठीक, इजैक्यूलेटरी डक्ट, उसके अलावा फिर ग्लैंड्स जो हैं जैसे कि सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन केस ऑफ मेल, मतलब कि मेल के अंदर पूरी की पूरी ग्रोथ अटेनमेंट प्यूबर्टी के समय करवाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो यहां हम इसका फंक्शन लिखते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर development of secondary sex organs। ठीक है, जिसमें कि क्या क्या आ जाएंगे, ducts and glands and external genitalia in case of males। ठीक है, ये भी एक फंक्शन हो गया। फिर फंक्शन क्या है, तो हम बोलेंगे इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफाइन मेल, जैसे कि बियर्ड एंड माउस्टैच। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज फंक्शंस, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, बियर्ड एंड माउस्टैच ग्रोथ। ठीक है, इन मेल, ये भी एक फंक्शन हुआ। अच्छा, इसी के साथ साथ में सिर्फ ओनली फीमेल्स आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एक्ने, बट इवन मेल्स डू सफर फ्रॉम एक्ने, क्योंकि एस्ट्रोजन भी और टेस्टोस्टेरोन भी दोनों ही सीबम का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो प्यूबर्टी के एज में एक्ने का प्रोडक्शन मेल में अगर होता है तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो सिक्स्थ फंक्शन यहां लिख रही हूं मैं, इट इंक्रीजेस द सीबम प्रोडक्शन। ठीक है, जिसके कारण से क्लॉगिंग ऑफ पोर हो सकती है और एक्ने रिजल्टेंट तौर पे बन सकते हैं। ठीक है, सीबम प्रोडक्शन, ये भी एक फंक्शन हुआ। ठीक है, फिर सेवेंथ फंक्शन, इट इम्पार्ट्स अ लिटिल बिट एग्रेसिवनेस टू द मेल्स। टेस्टोस्टेरोन विल ऑलवेज इम्पार्ट अ लिटिल बिट एग्रेसिवनेस। ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिव बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिवनेस। ठीक है, जल्दी गुस्सा आ जाना या ज्यादा गुस्सा आ जाना, वो भी एग्रेसिवनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन ही होता है। अर्ली प्यूबर्टी एजेस में जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन होता है मेल में। ठीक है, अच्छा, ये हो गए सारे फंक्शंस। एनाबॉलिक इफेक्ट ओवर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मसल्स इन मेल, elongation and thickening of the vocal cords. It is responsible for development of the secondary sex organs including the duct, glands and external genitalia. Responsible for beard and moustache growth, that is body hair pattern growth। ठीक है, of male, हम बोलेंगे male pattern of hair growth, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, male pattern of hair growth।
ये वाला चीज है ना। इसके बाद फिर आ जाएगा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिवनेस इन केस ऑफ मेल। और एक और पॉइंट छोटा है 8, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिबिडो। लिबिडो मतलब कि मेल सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिबिडो ऑल्सो, रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहां लिख रही हूं मैं लिबिडो, LIBIDO, ठीक है। This is all about the functions of testosterone hormone in case of male. How they are produced? सबको आता है। हाइपोथैलेमस के गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के कारण से एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी के LH के कारण से लीडिक सेल्स स्टिमुलेट हुए, लीडिक सेल्स ने बनाया टेस्टोस्टेरोन और उसने ये सारे फंक्शंस लेके आया, ठीक है। तो ये हुआ केस ऑफ मेल, ठीक है। तो मैंने जितने भी फंक्शंस बताए वही सारे फंक्शंस एक चार्ट के फॉर्म में यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर सपोर्ट्स कोलाजन, ठीक है। मसल कोलाजन कैसे, तो हम बोलेंगे कोलाजन इज अगेन अ प्रोटीन, है ना। तो कोलाजन क्योंकि एक प्रोटीन है तो प्रोटीन का एनाबॉलिक इफेक्ट लेके आता है ये। मसल मास और मसल स्ट्रेंथ, बोन डेंसिटी को भी इंक्रीज करेगा। फीमेल में बोन डेंसिटी को इंक्रीज करता है एस्ट्रोजन, मेल के केस में बोन डेंसिटी को इंक्रीज करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फिर ब्रेन के ऊपर इफेक्ट है, सेक्सुअल ड्राइव, पॉजिटिव फीलिंग, एड्स, कॉग्निशन एंड मेमोरी, ठीक है, याददाश्त, है ना, रिलेटेबिलिटी, सब चीजें लेके आएगा। फिर आरबीसी प्रोडक्शन को इनहांस करवाएगा, ठीक है। और हमने देखा कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की ग्रोथ को भी ये अटेन करवाएगा। ये सारे इफेक्ट्स हो गए टेस्टोस्टेरोन के। अब आता है एस्ट्रोजन, ठीक है। अच्छा, लीडिक सेल्स का स्ट्रक्चर किसी को अगर समझ नहीं आए कहाँ होता है, तो इसीलिए मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पर बनाई हुई है और हमने देखा कि लीडिक सेल्स उसके बाहर की स्पेस में होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना इट इज ऑलवेज इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इसके लिए डायग्राम लिया हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओवरी। ओवरी और उसके हार्मोन्स को मिला के हम इकट्ठे बोलेंगे ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है। ओवरी की जब भी बात करें तब हम हमेशा देखेंगे ओवरी की लोकेशन किधर होती है, तो हम बोलेंगे इट इज इन द लोअर अब्डोमिनल एरिया और द पेल्विक एरिया, ठीक है। तो लोकेटेड इन पेल्विक एरिया, ठीक है। And this ovary is basically a very small structure of 2 to 4 centimeter in dimension, ठीक है। Only 2 to 4 centimeter in dimension and it is of almond shape. Shape कैसा होता है इसका, बादाम के जैसा, almond shape. It is one pair, एक पेयर होती है और on either side of uterus, uterus के एक तरफ और दूसरी तरफ, ठीक है। One pair on either side of यूट्रस, ठीक है, वन पेयर, ओके। ऐसे करते हैं, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, अदरवाइज देखो वापस से लिख रही हूं मैं, वन ऑन ईदर साइड ऑफ यूट्रस दैट इज वन पेयर। आप समझ आएगा, वरना बच्चे सोचते कि वन पेयर ऑन ईदर साइड ऑफ यूट्रस हो गया वो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हुआ ओवरी का स्ट्रक्चर, ओवरी का लोकेशन क्या है। अब बात करें कि ओवरी के अंदर कितने हार्मोन्स बनते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट करते हैं हार्मोन बनाने के लिए, तो ओवरी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हार्मोन बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग स्टेजेस पे, ठीक है। तब हम इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर अप हो जाएंगी। स्टार्ट कहां से करें, यहां से करते हैं। प्राइमरी फॉलिकल, सब लोगों को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, फिर दिख रहा है सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, और फिर दिख रहा है टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। जब फॉलिकल की ग्रोथ चल रही होती है ओवरी में, जहां पर वो प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, थोड़ा साइज बिग होता है उसका, सेकेंडरी से टर्शरी में कन्वर्ट होता है, तब भी साइज उसका बिग हो रहा होता है। तभी जो साइज बिग हो रहा है तो बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, और ये फॉलिकुलर सेल्स भी हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद में सेकेंडरी ओसाइट बन चुका होता है और वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, जो कि दिख रहा है हमको ये। इसके बाद बचे कुछ स्ट्रक्चर को हम लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ये, ठीक है। तो हमारे पास में कुछ एक स्ट्रक्चर्स यहां पर आए। पहला हमारे पास में आया ग्रोइंग फॉलिकल्स, ठीक है, एक तो ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आया, उसको हम बोल रहे हैं ग्रोइंग फॉलिकल्स। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे सामने जो आया उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं ओवरी के अंदर जो कि हार्मोन्स बनाएंगे, ठीक है। कौन से हार्मोन्स बनाएंगे, अब हम इन हार्मोन्स की डिटेल देखते हैं एक एक करके। देखो,
जब हम बात करते हैं ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, ये कौन सा हार्मोन बना सकता है? ठीक है, तो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल का मतलब है जब फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बना, टर्शरी फॉलिकल से वो मैच्योर टर्शरी फॉलिकल बना, या हम बोले वो ग्राफियन फॉलिकल बना, ठीक है, तब तक फॉलिकल के जो सेल्स रहते हैं वो एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं और उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स सीक्रेट एस्ट्रोजन। ठीक है, ऑल दीज फॉलिक्यूलर सेल स्टेजेस सीक्रेट्स एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने देखा कि एस्ट्रोजन हार्मोन ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल से सीक्रेट हुआ। इसके अलावा फिर अगर हम देखें कि कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है जो हार्मोन, उसमें क्या क्या नाम है हमारे सामने, एक होता है फिर से एस्ट्रोजन। ठीक है, बट ज्यादा नहीं, तो हम बोलेंगे इन लो अमाउंट। ठीक है, कंपैरेटिवली, क्योंकि पहले ज्यादा बन रहा था। और कॉर्पस ल्यूटियम एक और हार्मोन बनाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, और ये होता है ज्यादा मात्रा में, इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम अगर हम बात करें कि केस है अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल है और उसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड है, तो कॉर्पस ल्यूटियम एक और हार्मोन बना सकता है, इसका नाम है रिलैक्सिन। ठीक है, ये ओनली एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब हम अगर ये देखें कि ओवरी में टोटल कितने हार्मोन्स की हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें एस्ट्रोजन की, तो ग्रोइंग फॉलिकुलर सेल्स भी एस्ट्रोजन बना रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम भी एस्ट्रोजन बना रहे हैं। प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन बना रहा है। रिलैक्सिन, कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन बना रहा है ओनली एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो 3 हार्मोन्स हम देखते हैं और हम इनके फंक्शंस देखेंगे वन बाय वन। समझ आ गया? हमको सीक्रेशंस कैसे दी ये समझ आ गई है, तो हम अब फंक्शंस देखेंगे और वो बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, हमने पहले क्या देखा, फ्रॉम व्हाट स्ट्रक्चर्स ओवेरियन हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है, ओवेरियन हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड, ये हमने देखा अभी। अब हम इंडिविजुअल 3 हार्मोन्स जो हमने देखे हैं इनके वन बाय वन फंक्शंस देखने वाले हैं। कौन कौन से 3 हार्मोन्स हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ठीक है, सो लेट अस नाउ go with these 3 different hormones at different stages, what the functions are performed by them. First is going to be the estrogen. ठीक है, क्या ये दोनों समय पे बन रहा था? बिल्कुल, ये फॉलिकुलर स्टेज में भी बनता है और ल्यूटियल फेज में भी बनता है। मतलब कि जब फॉलिकल ग्रो हो रहा है तब भी बनता है और कॉर्पस ल्यूटियम से भी बनता है। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो हम बोलेंगे यहां पर इट इज secreted by growing follicles in follicular phase। ठीक है, in follicular phase and corpus luteum सॉरी corpus, ये corpus होगा, luteum in luteal phase, in luteal phase। ठीक है, अच्छा, अब देखें तो उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ये है कि जब हम बात करते हैं एस्ट्रोजन की, तो इट इज द मेन हार्मोन सीक्रेटेड इन फीमेल्स। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस इसके, तो हम बोलेंगे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, like the development of fallopian tube, the development of the uterus, ठीक है, cervix, vaginal cavity, vaginal canal, ठीक है, and vulva, external genitalia, ये सबका डेवलपमेंट एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में होगा।
एस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और मैमरी ग्लैंड इन केस ऑफ फीमेल। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इंपार्ट करवाता है कौन? एस्ट्रोजन। तो इसके जब हम फंक्शंस देखें तो मेन फंक्शन क्या बोल देंगे हम लोग? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ठीक है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल इंक्लूडिंग फिर से वही डक्ट, ठीक है, एक्सेसरी डक्ट, इंक्लूडिंग एक्सेसरी डक्ट, ठीक है, फिर हम बोलेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई। इसके अलावा क्या? तो हम बोलेंगे ये प्यूबर्टी में फैट डिपोजिशन भी बढ़ाता है फीमेल बॉडी में, स्पेसिफिकली द लोअर बॉडी ऑफ फीमेल। इसका क्या रीजन है? ठीक है, तो इसका ये मेन रीजन है कि फैटी कुशनिंग इज प्रोवाइडेड, ठीक है, सो दैट अगर कोई भी फीमेल अपने फ्यूचर में अगर कंसीव करती है, ठीक है, या हम बोलेंगे प्रेग्नेंट होती है, तब उस टाइम पर उसकी लोअर बॉडी शुड बी इनफ सपोर्टिव कि वो वोम्ब में नरिश होने वाले, हम बोलेंगे नर्चर होने वाले एम्ब्रियो को का वेट जो है वो लोअर बॉडी झेल पाए। ठीक है, इसीलिए लोअर बॉडी ऑफ फीमेल्स विल ऑलवेज हैव अ हायर फैट कंटेंट व्हेन कंपेयर्ड टू द वी कैन से मेल्स। ठीक है, सो यहां पर एक और पॉइंट लिखते हैं, एस्ट्रोजन हैज फैट एनाबॉलिक इफेक्ट। ठीक है, एस्ट्रोजन हैज फैट एनाबॉलिक इफेक्ट। और इसमें एक और पॉइंट ध्यान दीजिए, ठीक है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड स्पेसिफिक एरियाज। ठीक है, फैट डिपोजिशन इंक्रीजेस इन thighs एंड बटॉक। ठीक है, थाइज एंड बटॉक, इसका ये रीजन बताया मैंने, और ये होता है किसके प्रेजेंस में? एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में। तो एक हुआ फंक्शन हमारे पास में, ये पूरा का पूरा हम बोलेंगे कि प्यूबर्टी चेंजेस लेके आएगा। दूसरा, ये थाइज में और बटॉक एरिया में फैट का डिपोजिशन बढ़ाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट फंक्शन हम लिख देते हैं यहीं पर चेंज करके कलर। एक फंक्शन ये हो गया, ठीक है, दूसरा फंक्शन ये हो गया, ठीक है, तीसरा फंक्शन मैं यहां लिख रही हूं, ध्यान दीजिए। थर्ड फंक्शन इज एस्ट्रोजन ऑल्सो इंक्रीजेस द बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, मतलब कि बोन्स के मिनरल डेंसिटी, मतलब बोन में कैल्शियम डिपोजिशन को फेवर करता है एस्ट्रोजन, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और चौथा फंक्शन है इसका, इट प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ, या इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स इन फीमेल। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैमरी ग्लैंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये एक और फंक्शन हुआ। फिर पांचवा, कि इसको हम लोग बोल रहे हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल डिजायर इन केस ऑफ फीमेल्स। ठीक है, तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो हम यहां लिखते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल डिजायर इन फीमेल। ठीक है, थोड़ा हौच पौच लिख दिया, कोई बात नहीं, सेक्सुअल डिजायर इन फीमेल। मैं चाहती थी सारे फंक्शन सेम पेज पे आ जाए और अलग अलग पेजेस में नहीं देखना पड़े। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन। ये आया समझ? ये हमने देखा एक हार्मोन का क्या फंक्शन है, एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है। एस्ट्रोजन के ये सारे फंक्शंस होते हैं जनरली। ठीक है, अच्छा, ओके, दिस इज डन। अब इसके बाद फोटो नहीं लिया है क्या? नहीं लिया, चलो ठीक है। अब एक और फंक्शन देखेंगे हम लोग,
एस्ट्रोजन का अगले पेज पे, ठीक है। ओके, 7th था, 6th था, जो भी था। एस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोमेट्रियल थिकनिंग, ठीक है। एस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोमेट्रियल थिकनिंग। एंडोमेट्रियल लाइन जब थिक होती है, ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। बहुत सारे फंक्शंस हुए एस्ट्रोजन के, ठीक है। तो ये सारे काम करवाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। अब हम नेक्स्ट हार्मोन देखेंगे, वो हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, और उसका क्या फंक्शन है ये देखते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम बात करते हैं हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन की, तब हमें ये पता होना चाहिए कि वो बनता कब है। वो सिर्फ ल्यूटियल फेज में बनता है और वो फॉलिकुलर फेज में नहीं बनता, ठीक है। इट इज सीक्रेटेड ओनली ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज, secreted only during luteal phase, ठीक है, by corpus luteum, ओके। अच्छा, फंक्शन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं हम लोग प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो कैसे? तो इट मेंटेन्स द थिक एंडोमेट्रियम इन दैट स्टेट, मतलब एंडोमेट्रियम को थिक बना दिया था एस्ट्रोजन ने, और थिक के थिक रहे, ऐसे काम कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरॉन। मतलब प्रोजेस्टेरॉन उसके थिकनिंग को रिड्यूस नहीं होने देता, उसकी थिकनिंग जितनी एस्ट्रोजन ने करा दी है उसको मेंटेन रखने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो इट इज जनरली नोन एज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, ठीक है। क्यों? कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द थिक एंडोमेट्रियम, ठीक है। इट मेंटेन्स एंडोमेट्रियम इन प्रोलिफरेटेड स्टेट, मतलब कि थिक स्टेट। प्रोलिफरेटेड मतलब कि थिक स्टेट, ठीक है। ये काम करता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा क्या काम करता है? इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों? कि प्रेगनेंसी के बाद में आएगी स्टेज लैक्टेशन की, ठीक है। और लैक्टेशन के स्टेज में मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा तब तक नहीं हो सकता जब तक हम बोलेंगे कि मैमरी ग्लैंड में एल्वियोलाई का कंटेंट ज्यादा नहीं है। एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई वो स्ट्रक्चर्स जो कि मिल्क सीक्रेट करेंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाता है? एल्वियोलाई का नंबर बढ़वाता है। इस हिसाब से हम बोलेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सीक्रेटरी यूनिट्स इन मैमरी ग्लैंड्स, दैट इज एल्वियोलाई, ठीक है। तो इट इज responsible for enlargement of mammary glands and increases the number of alveoli in it, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एल्वियोलाई इन इट, ठीक। सो दिस इज डन अबाउट द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, कंप्लीटेड, ठीक है। ओके, मैं एल्वियोलाई को यहाँ पे लिख देती हूँ मिल्क सीक्रेटिंग यूनिट्स, ताकि आप लोग लंग्स वाले एल्वियोलाई और इस एल्वियोलाई में कंफ्यूज ना हो। मिल्क सीक्रेटिंग यूनिट्स ऑफ मैमरी ग्लैंड, ठीक है, ऑफ मैमरी gland. So these are the two hormones which are done. Now the third hormone comes in front of us is relaxin, ठीक है। तो relaxin का सिर्फ इतना सा फंक्शन होता है, बहुत इजी है, देखो relaxin नाम से मालूम पड़ रहा है रिलैक्स समथिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है? जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है तब फीमेल की बॉडी में कैनॉल की कैविटी जो है, बेसिकली जब हम बात करते हैं तो बर्थ कैनॉल एक आती है हमारे सामने, ठीक है। तो बर्थ कैनॉल होती क्या है? बर्थ कैनॉल इज नथिंग बट सर्विकल कैनॉल, सर्विक्स के जो कैनॉल है वो, एंड वजाइनल कैनॉल, इन दोनों को साथ में मिला के बोलते हैं बर्थ कैनॉल,
ठीक है, अब क्या होता है कि इसको एक्सपांड करने की जरूरत है क्योंकि बेबी को बाहर आना है और बेबी जो है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो चुका है, ठीक है, कंपैरिजन टू द कैविटी ऑफ दीज कैनॉल्स। तब उस पर्टिकुलर स्टेट में रिलैक्सेशन अचीव करवाना, ठीक है, कि मसल्स रिलैक्स रहे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो कैविटी छोटी हो जाएगी, मसल्स रिलैक्स होती जाए, इतनी रिलैक्स हो जाए कि वो बेबी को बाहर आने के लिए अलाउ करवाए, वो काम करवाता है रिलैक्सेंट हार्मोन, ठीक है। तो इट रिलैक्सेस द बर्थ कैनॉल, it relaxes the birth canal, ठीक है, at the time of delivery of baby, at the time of delivery of baby, ठीक है। एक तो ये, और एक और चीज को रिलैक्स कराता है ये, वो क्या है, वो होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो जो प्यूबिक बोन होती है, मतलब कि हमारा पेल्विक गर्डल है ना, उसमें जो प्यूबिक बोन होती है, ठीक है, तो प्यूबिक बोन और एक साइड की और दूसरी साइड की प्यूबिक बोन बीच में जुड़ी हुई होती है एक कार्टिलेज के थ्रू, और उसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो एक कार्टिलेज है प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसके ऊपर भी रिलैक्सेंट जाके काम करता है कि प्लीज थोड़ा सा और मतलब रिलैक्स हो जाओ, प्यूबिक सिम्फाइसिस जैसी चीज को बोल रहा है, कार्टिलेज को रिलैक्स कर पाया है, समझ रहे हो हार्मोन कितना दमदार है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज को रिलैक्स करवा पाएगा ताकि प्यूबिक कैविटी थोड़ी सी एनलार्ज हो पाए और बेबी के डिलीवरी के लिए थोड़ी सी ज्यादा स्पेस बन सके, ठीक है। इट ऑल्सो रिलैक्सेस प्यूबिक सिम्फाइसिस कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज, ओके, टू अलाउ डिलीवरी, ठीक है। तो मतलब कि ये काम करता है रिलैक्सेंट हार्मोन, ठीक है। तो हमने देखे टेस्टिस और ओवरी के क्या क्या हार्मोन्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो बेसिकली हमने गोनाड्स के हार्मोन्स देख लिए हैं, दोनों ही गोनाड्स, चाहे वो टेस्टिस हो चाहे वो ओवरी हो, ये मिक्स्ड ग्लैंड्स होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेस्टिस एंड ओवरी आर व्हाट काइंड ऑफ ग्लैंड्स, और इसमें पूछते हैं कि ये हेटेरोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है कि नन ऑफ दीज है। तो हमेशा हमें हेटेरोक्राइन या मिक्स पे आंसर लगाना है। टेस्टिस के अंदर कौन सा हार्मोन मेनली बनता है, तो वो है टेस्टोस्टेरॉन और वो एंड्रोजन होता है। और ओवरी में कौन सा हार्मोन मेनली बनता है, तो वो अलग अलग हो सकते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। उसमें फेज वाइज पूछा जा सकता है कि फॉलिकुलर फेज में ही बने ऐसा कौन सा हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन है। ल्यूटियल फेज में बन सके ऐसा कौन सा हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन भी हो सकता है और प्रोजेस्टेरॉन भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो रिलैक्सिन जवाब देना है। इस हिसाब से आप लोगों को आंसर्स देखने हैं, क्वेश्चंस के डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स बताने होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द गोनाड्स वर्किंग एज द ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड दिस इज प्रोबेबली द लास्ट ग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास छोट-पुट 2-3 ग्लैंड्स और आते हैं जो कि ऑर्गन्स है मेनली, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है नहीं, जैसे कि किडनी हो गई, हार्ट हो गया, इनके भी कुछ एक हार्मोन्स हैं, तो वो हम देखेंगे एक्सेसरी ऑर्गन्स फंक्शनिंग एज ग्लैंड्स इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर, और उसके बाद हम देखेंगे फिर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। सो बाय दिस वी आर गोइंग टू कम ऑन टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड द नेक्स्ट चैप्टर आई विल बी स्टार्टिंग विल बी द प्लांट किंगडम, 11th क्लास एंड 12th वाले बच्चे अपना अपना ओपिनियन दे दो कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है। Along with it, Cell, the Unit of Life, along with it, Plant Kingdom, ये 2 चैप्टर्स पैरेलली चलेंगे पूरे हफ्ते अगले वाले में, ठीक है। तो डू नॉट मिस एनी ऑफ द लेक्चर्स, अपकमिंग लेक्चर्स, एंड इट विल हेल्प यू ऑल अ लॉट, ठीक है। सो बाय एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस. थैंक यू.